वेलकम टू ऑल इन जीटीसी नर्सिंग क्लासेस। आई होप आप सभी अपनी प्रिपरेशन सीनेट एग्जाम की बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं डेडिकेशन के साथ में। इसी के साथ साथ हम अपने न्यू पार्ट 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ द नर्सिंग एंड द फर्स्ट एड के बारे में। इसके दो पार्ट में हमने जो एमसीक्यू से पहले के एमसीक्यू उनको डिस्कस करा है, रिमेनिंग एमसीक्यू को हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज का हमारा एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है? An emergency department nurse prepares to treat a child with the acetaminophen overdose. इमरजेंसी एक कंडीशन है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है? नर्स प्रिपेयर कर रहे हैं पेशेंट को ट्रीट करने के लिए अ चाइल्ड विद द एसिटामाइनोफेन ओवरडोज। मीन जो उन्होंने पैरासीटामोल मेडिकेशन बेबी को दिया है, पेशेंट को दिया है, उसका डोज कैसा है? ओवरडोज हो गया है। तो उसको ट्रीट करने के लिए अभी नर्स को क्या नीड होगी? एंटीडोट की नीड होगी, जो ओवरडोज है उसको रिमूव करने के लिए। द नर्स रिव्यू द फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन एक्सपेक्टिंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्रिस्क्राइब। और नर्स चेक कर रहे हैं कि जो फिजिशियन है उन्होंने क्या चीज प्रिस्क्राइब करा है ओवरडोज को कम करने के लिए। कौन सा एंटीडोट जो फिजिशियन है उन्होंने दिया है, सजेस्ट करा है? डोपामिन। डोपामिन का एंटीडोट एसिटामाइनोफेन का एंटीडोट होता है क्या? एसिटाइल सिस्टाइन यूज करते हैं एसिटामाइनोफेन के एंटीडोट के लिए, या फिर एंटीची का यूज कर रहे हैं, या फिर हेपारिन का यूज करते हैं। तो जो एंटीडोट होता है एसिटामाइनोफेन का, इसके नाम से ही छुपा हुआ है, एसिटाइल सिस्टाइन का यूज करते हैं एज द एंटीडोट ऑफ द पीसीएम और द एसिटामाइनोफेन। एसिटामाइनोफेन कब देते हैं? जब फीवर, बॉडी का टेम्परेचर कैसा होता है? बढ़ा हुआ होता है, उस कंडीशन में देते हैं। तो acetylcysteine is the antidote for the paracetamol and the acetaminophen overdose। जब भी बॉडी में ओवरडोज हो जाता है एसिटामाइनोफेन का, तो उस कंडीशन में acetylcysteine एडमिनिस्टर करते हैं एज अ एंटीडोट ऑफ एसिटामाइनोफेन। नेक्स्ट है पेशेंट को डिसाइड टू लीव द हॉस्पिटल। एक पेशेंट है जो डिसाइड कर रहे हैं हॉस्पिटल को लीव करने के लिए। उनका जो मेडिकल चेकअप है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, और डॉक्टर की एडवाइस के अगेंस्ट में वो क्या कर रहे हैं? हॉस्पिटल को छोड़ना चाहते हैं, डिसकंटिन्यू करना चाह रहे हैं अपनी ट्रीटमेंट को लेकर। सो टू लीव द हॉस्पिटल अगेंस्ट द मेडिकल एडवाइस। वो क्या कर रहे हैं? लीव कर रहे हैं हॉस्पिटल को अगेंस्ट द मेडिकल एडवाइस, जिसको हम कहते हैं लामा। ये क्या है? टाइप है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज के आप टाइप पढ़ेंगे, लामा होता है डिस्चार्ज अगेंस्ट द मेडिकल एडवाइस। DOR जिसको हम कहते हैं डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट, पेशेंट के रिक्वेस्ट के ऊपर डिस्चार्ज देना। इसी के साथ में एक होता है ड्रामा, मीन्स डिस्चार्ज रिक्वेस्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। तो हैव टू साइन अ फॉर्म। इसमें क्या करते हैं? साइन करते हैं एक फॉर्म को, क्योंकि जब पेशेंट छोड़ के जा रहा है तो डिस्चार्ज फॉर्म में क्या लिखेंगे? पेशेंट कैसे जा रहा है? लामा में जा रहा है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस फॉर्म? तो इस फॉर्म का क्या पर्पस होता है जब भी हम लामा फॉर्म जो है फिल अप करते हैं? तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? टू यूज इन द इवेंट इन ऑफ द रीएडमिशन। रीएडमिशन के इवेंट के लिए यूज किया जाता है, या फिर टू इंडिकेट द पेशेंट विशेस, या फिर पेशेंट की विश को इंडिकेट करने के लिए करते हैं, और टू रिलीज द हॉस्पिटल एंड द फिजिशियन फ्रॉम द लीगल लायबिलिटीज। यानी कि फिजिशियन को या फिर जो भी अदर हॉस्पिटल की जो पॉलिसीज हैं, जो भी डायरेक्टर्स हैं, उनको रिलीज करते हैं जब भी हम क्या कर रहे हैं? लामा फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। इन द अकाउंट ऑफ द गुड गवर्नेंस। इसके लिए जो गवर्नमेंट है उनके लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए। तो इन ऑप्शंस में से क्या होगा? हम इसलिए लामा फॉर्म को फिलअप करवाते हैं पेशेंट से। लामा फॉर्म इसलिए लिखते हैं डिस्चार्ज में, सो दैट क्या कर पाए? टू रिलीज द हॉस्पिटल, क्योंकि पेशेंट कहाँ एडमिट है? हॉस्पिटल में एडमिटेड है। एंड द फिजिशियन फ्रॉम लीगल लायबिलिटीज, मतलब उनको फ्री करना, जो भी लीगल जो भी फॉर्मेलिटीज हैं उनसे, जाके अगर पेशेंट को डिस्चार्ज होने के बाद उनकी हेल्थ में कोई भी कॉम्प्लिकेशन अराइज होते हैं तो डॉक्टर का या फिर हॉस्पिटल में किसी का भी कोई भी इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये पेशेंट की अपनी बिल के ऊपर वो डिस्चार्ज लेकर जा रहे हैं। तो लामा फॉर्म ऑफ प्रोटेक्ट, लामा क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है हॉस्पिटल को एंड द लीगल एक्शंस को। इफ द पेशेंट लीव द विलिंगली, अगर पेशेंट अपनी इच्छा से हॉस्पिटल को छोड़ के जा रहा है या फिर डिस्चार्ज वो चाहते हैं, तो इस कंडीशन में और क्या है? पेशेंट का ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हॉस्पिटल को एंड द फिजिशियन क्या है? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए क्या फॉर्म करना चाहिए? लामा को हम
फिलअप करते हैं, लामा फॉर्म को फिलअप करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज गिवन ड्यूरिंग द इंसर्शन ऑफ एन एनजी ट्यूब, यानी कि नासोगैस्ट्रिक ट्यूब। एनजी ट्यूब एडमिनिस्टर करने के टाइम पे कौन सा पोजीशन देते हैं जिसके थ्रू जो भी एनजी ट्यूब हम इंसर्ट कर रहे हैं वो इजिली फॉर्म में इंसर्ट हो जाए। फॉलोवर पोजीशन का यूज कर रहे हैं या फिर लेफ्ट लेटरल पोजीशन का यूज करते हैं, हाई फॉलोवर पोजीशन का यूज कर रहे हैं या फिर सुपाइन पोजीशन में एनजी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। तो हाई फॉलोवर पोजीशन में, हाई फॉलोवर पोजीशन कितना होता है 60 to 90 डिग्री, यानी कि सिटिंग पोजीशन में इजिली हम एनजी ट्यूब को इंसर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। हम इजिली जो एनजी ट्यूब है फीडिंग के लिए हम उसको नासोगैस्ट्रिक रीजन से एडमिनिस्टर करते हैं। हेल्प द इजी इंसर्शन एंड द प्रिवेंट द एस्पिरेशन, और ये एस्पिरेशन से प्रिवेंट भी करता है। इसलिए कौन सी पोजीशन देनी चाहिए, हाई फॉलोवर पोजीशन हम पेशेंट को देते हैं जब भी एनजी ट्यूब एडमिनिस्टर कर रहे हैं उस टाइम पे। ऑल ऑफ द दीज, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा है एक्सेप्ट, इनमें से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बली तो हम ओरली जो बोलते हैं वर्बल फॉर्म में होता है, या फिर रिटन फॉर्म में हम कुछ भी लिख कर दे रहे हैं तो वर्बल में वो कंसीडर किया जाता है। नॉन वर्बल में वो होता है जो हम गेस्चर का या फिर आईज का यूज करके या फिर हैंड्स का यूज करके, सिंबल्स का, साइन का यूज करके हम कम्युनिकेट करने का कोशिश करते हैं, तो वो कहलाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो रिटन रिस्पॉन्स क्या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर में आएगा, पता नहीं। बॉडी पोस्चर हाँ ये कह सकते हैं। आई कांटेक्ट का यूज करके भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किया जाता है, एंड द फेशियल एक्सप्रेशन का यूज करते हुए भी हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। तो रिटन रिस्पॉन्स जो है, इसके अलावा ये जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट एंड द बॉडी पोस्चर, ये किसके अंदर आते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर में आते हैं, एक्सेप्ट किसका, रिटन रिस्पॉन्स का। When written communication is the form of a verbal or the symbolic communication, ये कैसा फॉर्म है, एक वर्बल फॉर्म है और किस क्या यूज कर रहे हैं, सिंबॉलिक फॉर्म का यूज करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे an agent that has the power to kill bacteria is called, एक ऐसा एजेंट जिसके अंदर पावर है क्या करने की, किसी भी बैक्टीरिया को किल करने की। तो उस सोल्यूशन को किस नाम से जानते हैं, मेडिकल टर्म में एंटीसेप्टिक सोल्यूशन कहेंगे, एंटी फंगल कहेंगे। क्या हम किल कर रहे हैं, पावर टू द किल द बैक्टीरिया, किसको किल कर रहे हैं, बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं। तो एंटीसेप्टिक सोल्यूशन यूज करेंगे क्या, या फिर एंटी फंगल तो फंगल के अगेंस्ट हो गया, एंटी वर्ड का मीन्स क्या होता है, अगेंस्ट में। बैक्टीरियोसाइडल बैक्टीरिया के अगेंस्ट में कर रहे हैं, हाँ ये कर सकते हैं। या फिर बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोस्टैटिक का मीन्स होता है कि ब्लड स्ट्रीम में हम क्या कर रहे हैं, ऐसे सोल्यूशन का यूज कर रहे हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक सोल्यूशन का यूज कर रहे हैं, फिर मेडिकेशन का यूज कर रहे हैं जिसके थ्रू ब्लड स्ट्रीम में हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट कर पाए, जिससे बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो ना करें। तो इसका ऑप्शन होगा बैक्टीरियोसाइड, मीन्स किल द बैक्टीरिया, जो भी ब्लड स्ट्रीम में बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनको किल करना। बैक्टीरियोसाइड सब्सटेंस दैट किल द बैक्टीरिया, इन दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस है, ये क्या कर देते हैं, ये किल कर देते हैं और ये प्रिवेंट करते हैं फर्दर ग्रोथ होने से, किसकी, बैक्टीरिया की। ये फर्दर ग्रोथ नहीं होने देते, ग्रोथ को स्टॉप कर देते, ये कंप्लीटली क्या करते हैं, बैक्टीरियोसाइडल ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बैक्टीरिया को कंप्लीटली किल कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इन्फेक्शन ऑफ द बॉडी बाय पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया इज नोन एज द, जो इन्फेक्शन बॉडी के अंदर हो रहा है, पस जो फॉर्म करते हैं बैक्टीरिया, वो क्या कहलाता है, वो कंडीशन। इंक्यूबेशन पीरियड क्या कहलाता है, जब भी डिजीज कर हुआ और वो टाइम पीरियड जब वो साइन और सिम्टम उसके रिजॉल्व हो गए, तब उसके अंदर आता है इंक्यूबेशन पीरियड। जब बॉडी में डिजीज हुआ, बैक्टीरिया वायरस ने एंटर करा और फर्स्ट और साइन सिम्टम जब उसने शो करता है, तभी वहां से इंक्यूबेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। इन्फ्लामेशन मीन्स स्वेलिंग या फिर सेप्सिस और द कैरियर। तो क्या कहलाएगा, इन्फेक्शन ऑफ द बॉडी बाय पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया इज नोन एज द, जो एक ऐसा बैक्टीरिया जो पस को फॉर्म करता है, तो वो कंडीशन कहलाता है सेप्सिस। सेप्सिस इज अ सीरियस इन्फेक्शन, ये कैसा इन्फेक्शन है, सेप्सिस का मीनिंग ही होता है इन्फेक्शन इन द ब्लड स्ट्रीम। तो सेप्सिस इज द सीरियस इन्फेक्शन, ये एक सीरियस इन्फेक्शन है जो किसके थ्रू होता है, कॉज्ड बाय द पस फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे बैक्टीरिया और वायरस जो क्या फॉर्म करते हैं,
पस को फॉर्म करते हैं, ऑफन विद द सिस्टमिक सिम्टम्स। और क्या कॉज करते हैं? सिस्टमिक सिम्टम्स को कॉज करते हैं बॉडी के अंदर। सिस्टमिक वे में ये शो होगा। और सेप्सिस वर्ड का मीनिंग ही होता है इन्फेक्शन इन द ब्लड स्ट्रीम। ग्लासोकोमा स्केल हैज ऑल एक्सेप्ट, ग्लासोकोमा स्केल जो होता है उसमें ये सारी ही चीजें मेजर की जाती हैं सिवाय एक को, एक्सेप्ट वन। वर्बल रिस्पॉन्स चेक करते हैं, आई ओपनिंग को चेक करते हैं क्या, या फिर मोटर रिस्पॉन्स को चेक करते हैं इसके थ्रू, या फिर सेंसेशन इम्पेयरमेंट को चेक करते हैं। ग्लासोकोमा का स्केल का यूज तब करते हैं जब भी पेशेंट को कोई भी हेड इंजरी हुई है, उनका कॉन्शियस लेवल असेस करने के लिए ग्लासोकोमा स्केल का यूज किया जाता है। इसकी रेटिंग कितना होता है? 3 to 15 होता है। एंड इसमें आई मूवमेंट को चेक करते हैं, पेशेंट का मोबिलाइजेशन चेक करते हैं, पेशेंट का मूवमेंट चेक करते हैं, जिसके थ्रू हम पेशेंट की कॉन्शियस स्टेट को देख पाए, डिटेक्ट कर पाए कि पेशेंट में सीवियरिटी कितना हुआ है हेड इंजरी का। तो ग्लासोकोमा स्केल हैज ऑल द, क्या करते हैं? वर्बल रिस्पॉन्स को भी चेक करेंगे, आई ओपनिंग को भी चेक करते हैं, एंड मोटर रिस्पॉन्स को भी चेक करते हैं। मोटर रिस्पॉन्स मीन्स मूवमेंट, जो बॉडी का मूवमेंट होता है उसको भी चेक करते हैं। एक्सेप्ट क्या चीज नहीं चेक करेंगे ग्लासोकोमा स्केल में? सेंसेशन इम्पेयरमेंट। सेंसेशन इम्पेयरमेंट को हम असेस नहीं कर सकते ग्लासोकोमा स्केल के थ्रू। तो ग्लासोकोमा स्केल मेजर द आई ओपनिंग, मोटर एंड द वर्बल रिस्पॉन्स। ये क्या क्या चेक करता है? आई ओपनिंग को, मोटर एंड द वर्बल रिस्पॉन्स को ही सर चेक करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे पोजीशन ऑफ द चाइल्ड इन केस ऑफ द नोज ब्लीडिंग। जब भी नोज ब्लीड हो रहा है तो उस टाइम पे पेशेंट को कौन सा पोजीशन देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट कौन सी पोजीशन पे होंगे जिसके थ्रू हम नोज ब्लीडिंग को प्रिवेंट कर पाए, या फिर उसको एस्पिरेट होने से लंग्स में या फिर थ्रोट में जाने से बचा पाए। तो लेटरल पोजीशन देंगे, या फिर लीन फॉरवर्ड सिटिंग पोजीशन देंगे, सुपाइन पोजीशन देंगे तो बहुत ही जल्दी क्या होगा, जो भी फ्लूइड है या फिर ब्लड का निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है, तो वो बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा थ्रोट में। एंड द नी चेस्ट पोजीशन देंगे, इसके थ्रू भी हम प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे जो भी ब्लड फ्लो है उसको एस्पिरेट होने से। तो लीन फॉरवर्ड पोजीशन देते हैं, इस पोजीशन को कहते हैं ट्राइपॉड पोजीशन, जिसके थ्रू क्या होता है, ट्राइपॉड पोजीशन प्रिवेंट करता है फ्रॉम फ्लोइंग द ब्लड इनटू द थ्रोट। ब्लड क्या है, थ्रोट में फ्लो नहीं कर पाएगा, जिसके थ्रू हम क्या पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, लीन फॉरवर्ड पोजीशन, यानी कि एक सिटिंग पोजीशन होती है जो पेशेंट को हम प्रोवाइड करते हैं। पेशेंट बैठे हुए होंगे और शोल्डर एरिया को आगे की तरफ फॉरवर्ड वे में डाउन करते हैं, एंड दोनों जो एक्सट्रीमिटीज हैं उनको अपनी नी पे सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, एंड माउथ को ओपन रखते हैं, जिसके थ्रू जो भी डिस्चार्ज हो रहा है वो इजीली ड्रेन आउट हो जाएगा और प्रिवेंट कर पाएंगे उसको बैक फ्लो होने से। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंक्रीज द एक्शन ऑफ द सोएट ग्लैंड, ऐसा कौन सा ड्रग है जो सोएट ग्लैंड के एक्शन को और भी ज्यादा इनहेंस करता है? डायरेटिक्स क्या सोएट ग्लैंड के एक्शन को बहुत ज्यादा एनहेंस कर सकती है? डायरेटिक का क्या काम होता है, जो भी एक्सेसिव फ्लूइड है बॉडी में उसको यूरिन के फॉर्म में आउट करना या फिर रिमूव करना। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये हार्ट डिजीज के लिए यूज किया जाता है। डायाफोरेटिक्स, इसका यूज कर सकते हैं किसमें, सोएट ग्लैंड को, उसके फंक्शन को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए। एंटासिड्स का यूज किस लिए करते हैं, बॉडी में गैस को मैनेज करने के लिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंक्रीज, ऐसा कौन सा ड्रग है जिसको यूज कर रहे हैं हम एक्शन को बढ़ाने के लिए सोएट ग्लैंड के? तो डायाफोरेटिक्स का यूज करते हैं। डायाफोरेसिस का मीन्स क्या होता है, एक्सेसिव स्वेटिंग का होना, ये एक मेडिकल टर्म है जिसमें क्या कहते हैं, डायाफोरेसिस मीन्स जब भी बॉडी में एक्सेसिव स्वेटिंग होता है तो उस टर्म को कैसे बोलते हैं, डायाफोरेसिस के फॉर्म में, उसी के वर्ड से मेडिकेशन बना है डायाफोरेटिक्स। डायाफोरेटिक्स आर द ड्रग, ये एक ऐसी ड्रग है जो इंड्यूस करती है पेस्पिरेशन ऑफ द स्वेटिंग, मीन्स स्वेटिंग को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिवर्सल प्रिकॉशन इन द हॉस्पिटल। यूनिवर्सली क्या क्या प्रिकॉशन है हॉस्पिटल में जो अडॉप्ट किए जाते हैं? गाउनिंग का यूज करते हैं, ग्लविंग एंड द मास्क का यूज किया जाता है, हैंड वॉशिंग का यूज करते हैं, या फिर ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ अबव, इन सभी का यूज किया जाता है। तो गाउनिंग का भी यूज करते हैं नॉर्मली, ग्लविंग एंड द मास्क का भी यूज किया जाता है यूनिवर्सल प्रिकॉशंस में। इसी के साथ हैंड वॉशिंग तो कंपलसरी है यूनिवर्सल प्रिकॉशंस में। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑल ऑफ अबव, मीन्स सारे ही इन्वॉल्व हैं किसमें, हम पेशेंट को जब भी यूनिवर्सल प्रिकॉशंस आते हैं तो गाउनिंग भी उसमें होता है, ग्लविंग एंड द मास्क भी यूज करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, हैंड वॉशिंग। तो
तो यूनिवर्सल प्रिकॉशन इंक्लूड यूजिंग द ग्लव्स, मास्क, गाउन्स एंड द हैंड हाइजीन टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। इन सभी का यूज मेनली क्यों किया जाता है? यूनिवर्सल प्रिकॉशन का मतलब क्या है? इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्पोजेबल ईटी ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब कैन बी स्टरलाइज्ड बाय यूजिंग। अब ईटी ट्यूब को हम किस तरीके से स्टरलाइज करते हैं, किस तरीके से इसको क्लीन किया जाता है, कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? फिनॉल में इसको ट्रीट करेंगे, या फिर एथिलीन ऑक्साइड में करते हैं, या फिर ऑटोक्लेविंग का यूज करते हो, या सनलाइट के एक्सपोजर में रखेंगे तो इसे ट्रीट करते हैं। तो इसका यूज हम करते हैं एथिलीन ऑक्साइड में यूज करते हुए इसको ट्रीट करते हैं ईटी ट्यूब को स्टराइल करने के लिए। एथिलीन ऑक्साइड इज यूज्ड टू स्टरलाइज हीट सेंसिटिविटी। ये क्या होता है? हीट सेंसिटिविटी, जो एथिलीन ऑक्साइड है ये क्या है? एक हीट सेंसिटिविटी है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं? डिस्पोजेबल मेडिकल इक्विपमेंट, जो भी मेडिकल इक्विपमेंट है तो डिस्पोजेबल फॉर्म में यूज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? एथिलीन ऑक्साइड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो भी वैक्सीनेशन दे रहे हैं तो वो किसका एग्जाम्पल है? वैक्सीनेशन क्या होता है? बाहर से एक ऐसा फॉर्म ऑफ इंजेक्शन प्रोवाइड करना, ऐसी वैक्सीन देना जिसके थ्रू बॉडी में एंटीबायोटिक क्या हो, बन जाए उसके अगेंस्ट में, किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट में। तो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है? आर्टिफिशियल मीन्स बाहर से एक्वायर्ड किया गया, नेचुरली बॉडी में प्रेजेंट नहीं है। एक्टिव मतलब बॉडी में तुरंत ही जाते क्या होगा? एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगा अगेंस्ट द इन्फेक्शन एंड द इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। हेड इम्यूनिटी क्या होता है? बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन पहले से हुआ हो तो उसके रेसिस्टेंस में क्या होता है? बॉडी में अपने ही आप से उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट में, उस बैक्टीरिया या फिर वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बन जाते हैं। नेचुरल इम्यूनिटी क्या होता है? नॉर्मली बॉडी में नेचुरली इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है? आर्टिफिशियली तो ले रहे हैं बट ये पैसिव फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म में नहीं है। तो वैक्सीनेशन का जो एग्जाम्पल है वो क्या है? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी मीन्स स्टिमुलेट करता है ये बॉडी को, इसके थ्रू बॉडी अपने ही आप से एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंटीबॉडीज। क्यों इसको यूज कर रहे हैं? जिसके थ्रू हम क्या कर पाए? जो भी इन्फेक्शन है उसको ट्रीट कर पाए। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट इज मोस्ट कंक्लूसिव इन द केस ऑफ द लंग कैंसर? लंग कैंसर के लिए हम कौन सा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन परफॉर्म करते हैं? डायग्नोस्टिक का मीन समझते हैं? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कोई भी टेस्ट करने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। यानी कि ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, हिस्ट्री कलेक्शन कर रहे हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, या फिर कोई भी इमेजिनिंग टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, तो ये किसके अंडर में आते हैं? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर आते हैं। किसी भी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं? तो सीटी स्कैन करेंगे, क्या चीज हमें फाइंड आउट करनी है? लंग कैंसर फाइंड आउट करना है। लंग कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए ऐसा कौन सा हम टेस्ट परफॉर्म करें जिसके थ्रू हम इस डिजीज को फाइंड आउट कर पाए, डायग्नोस कर पाए? तो सीटी स्कैन के थ्रू, ये तो ब्रेन के लिए करते हैं, इसके थ्रू तो हम कर नहीं सकते। एमआरआई करेंगे, या फिर ब्लड कल्चर करेंगे, या फिर बायोप्सी करेंगे। बायोप्सी क्या होता है? रिमूव करते हैं बॉडी के पार्ट को या फिर टिश्यू को, जिसके थ्रू हम उसको एग्जामिन करें और उसमें कोई भी अबनॉर्मलिटी सेल का प्रेजेंट है तो उसको फाइंड आउट कर पाते हैं। तो मेनली क्या करते हैं? लंग कैंसर को, किसी भी कैंसर को फाइंड आउट करने के लिए मेन क्या परफॉर्म करा जाता है? बायोप्सी परफॉर्म किया जाता है। बायोप्सी कंफर्म द कैंसर। बायोप्सी क्या करता है? कंफर्म करता है कैंसर को। सीटी स्कैन, एमआरआई तो लेटर ऑन करते हैं कि कितना हद तक वो जो कैंसर है स्प्रेड हुआ है बॉडी में। पेट परफॉर्म करते हैं इसी के थ्रू, और ब्लड कल्चर भी करते हैं इन्फेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। बट कंफर्मेशन के लिए क्या करते हैं? बायोप्सी का ही यूज किया जाता है बाय एनालाइजिंग द एक्चुअल टिश्यू सैंपल। इसके थ्रू हम क्या करते हैं? एक्चुअल एनालाइज करते हैं टिश्यूज का, जिससे हम पता कर पाए कि बॉडी के जो टिश्यूज हैं उनमें कैंसर सेल या फिर कोई अबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है या फिर नहीं। नेक्स्ट हम देखेंगे द फॉलोइंग इज द वर्क ऑफ द हॉस्पिटल। इनमें से कौन सा वर्क है हॉस्पिटल का? हॉस्पिटल एरिया में जितने भी सारे काम है हॉस्पिटल में किए जाते हैं, आप सभी अवेयर होंगे। बट क्या काम है जो यहाँ पे जो दिए गए हैं, इनमें से कौन सा काम हॉस्पिटल में किया जाता है? ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल सेटिंग में ट्रीटमेंट देते हैं क्या? देते हैं। डायग्नोस किया जाता है, करते हैं। इम्यूनाइजेशन देते हैं पेशेंट्स को कि नहीं देते हैं? देते हैं। या फिर ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। सो हॉस्पिटल सेटिंग में क्या करते हैं हम?
ट्रीटमेंट भी करते हैं, डायग्नोज भी करते हैं पेशेंट की कंडीशन को, इम्यूनाइज भी करते हैं उनको। हॉस्पिटल प्रोवाइड द कंप्लीट केयर। हॉस्पिटल क्या है, एक ऐसी सेटिंग है जो पेशेंट को हर एक तरीके की उनकी नीड के अकॉर्डिंग केयर प्रोवाइड करती है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, डायग्नोसिस, सबसे पहले डायग्नोज करेंगे, देन उसको ट्रीट करते हैं पेशेंट की कंडीशन को, फिर प्रिवेंशन भी प्रोवाइड करते हैं एंड रिहैबिलिटेशन के लिए भी पेशेंट को सपोर्ट करते हैं, फॉलो अप में भी पेशेंट को बुलाते हैं। नेक्स्ट है द इम्पोर्टेंस ऑफ द फिजिकल असेसमेंट। फिजिकल असेसमेंट जो बॉडी का असेसमेंट करते हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज, डिजीज को डायग्नोस करने के लिए करते हैं क्या, फिजिकल असेसमेंट, या फिर टू असेस द पेशेंट इंप्रूवमेंट ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, या फिर प्रोग्नोसिस लेवल को फाइंड आउट करने के लिए हम फिजिकल असेसमेंट करते हैं। अदर वन इज द हेल्प इन द नर्सिंग इंटरवेंशन और द एक्शन, या फिर फिजिकल असेसमेंट हम इसलिए कर रहे हैं कि जो भी इंटरवेंशन हम दे रहे हैं, नर्सिंग इंटरवेंशन, उसको इम्प्रूव कर पाए, और ऑल ऑफ अबव, या फिर इनमें से सारे ही। तो जो इम्पोर्टेंस है फिजिकल असेसमेंट की वो ऑल ऑफ अबव है, क्योंकि सारी ही चीजें क्या है, फिजिकल असेसमेंट में इन्वॉल्व होती है। हम डायग्नोस करने के लिए भी फिजिकल असेसमेंट करते हैं, पैल्पेट करके पेशेंट को असेस करेंगे, अस्कल्टेशन का भी यूज करते हैं, और असेस करने के लिए प्रोग्नोसिस लेवल में बॉडी का क्या है, कितने हद तक ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स हुआ है पेशेंट की बॉडी में, उसको भी फाइंड आउट करते हैं। इसी के साथ साथ ये हेल्प करता है नर्सिंग इंटरवेंशन के लिए और एक्शन के लिए भी। फिजिकल असेसमेंट हेल्प इन द अर्ली डिटेक्शन, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस एंड द प्लानिंग केयर। इन तीनों में ही जो है फिजिकल असेसमेंट हमारी हेल्प करता है। डिटेक्शन के लिए पहले से ही पेशेंट के बॉडी में अगर कोई कंडीशन नहीं प्रेजेंट है और साइन और सिम्टम्स दिख रहा है तो हम उसे अर्ली प्रिवेंट कर सकते हैं, डिटेक्ट करके मॉनिटर करते हैं। अगर कोई डिजीज प्रेजेंट है तो उसको रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करेंगे। एंड द प्लानिंग ऑफ द केयर, अगर कोई भी डिजीज प्रेजेंट है तो उसके रिगार्डिंग हम इंटरवेंशन को भी मेड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ द बैंडेजिंग। जो बैंडेज हम परफॉर्म करते हैं पेशेंट की बॉडी में, तो मेन फंक्शन उसका क्या होता है, टू प्रिवेंट द ब्लीडिंग बाय द पुटिंग प्रेशर। हम क्या करेंगे, ब्लीडिंग को प्रिवेंट करेंगे प्रेशर को देते हुए। बैंडेजिंग का क्या ये काम होता है, या फिर इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं, और फिर टू प्रोवाइड द सपोर्ट एंड द रिलीफ टू द इंजर्ड पार्ट, या फिर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इंजर्ड पार्ट में, या फिर ऑल ऑफ अबव। तो देखेंगे क्या है इसमें, ऑल ऑफ अबव। जो भी हम बैंडेजिंग कर रहे हैं, सबसे पहला काम तो मेन वर्क क्या होता है बैंडेजिंग का, ब्लीडिंग को रोकना प्रेशर को प्रोवाइड करते हुए। सेकंड क्या होता है, प्रिवेंट करते हैं इन्फेक्शन को, जिसके थ्रू वो कंडीशन या फिर वो जो वुंड एरिया है वो और भी ज्यादा वर्स ना। नेक्स्ट वन इज द टू प्रोवाइड द सपोर्ट एंड द रिलीफ टू द इंजर्ड पार्ट। जो भी इंजर्ड पार्ट है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए भी और उसको हीलिंग देने के लिए भी, अर्ली वो हील हो जाए, इसके लिए भी हम बैंडेजिंग का यूज करते हैं। तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है बैंडेजिंग, इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करवाता है, एंड उससे सपोर्ट भी मिलता है पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट को। स्कोप ऑफ द नर्सिंग, अभी आप नर्सिंग करने जा रहे हैं, बीएससी नर्सिंग के लिए आप सीनेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो स्कोप के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। नर्सिंग का क्या स्कोप होता है, रिसर्चर, एज अ रिसर्चर क्या नर्सेस काम कर सकते हैं, मिलिट्री सर्विसेज में नर्सेस काम कर सकते हैं, या फिर रिहैबिलिटेशन में नर्सेस काम करते हैं, या फिर ऑल ऑफ अबव। तो राइट, स्कोप जो है नर्सिंग का बहुत ही वाइड है, बहुत ही वास्ट है। रिसर्चर, एज अ रिसर्चर भी नर्स वर्क करते हैं, मिलिट्री सर्विसेज में भी काम करते हैं, रिहैबिलिटेशन सर्विसेज में भी वो वर्क करते हैं। तो नर्सिंग का जो रोल होता है वो बहुत ही डाइवर्स होता है, बहुत ही वाइड स्प्रेड होता है। केयर भी प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, एजुकेशन देने के लिए भी नर्सेस वर्क करते हैं, रिसर्च में, रिहैबिलिटेशन में, एंड इवन द मिलिट्री सपोर्ट में भी नर्सेस वर्क करते हैं। द नर्स असिस्टेंट, जो नर्स का जो डेफिनेशन है, जो नर्स में जो फुल फॉर्म है वो उसमें एस किस लिए स्टैंड करता है, तो एन फॉर होता है नोबल, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एस फॉर सिंपलिसिटी, E for efficiency, efficient। तो S किसके लिए स्टैंड कर रहा है यहाँ पे, सिस्टमिक और द सिंपलिसिटी के लिए S स्टैंड करता है नर्स में।
So as this commonly refers to the being the systematic and the simple in the approach. Systematic and the simplicity. इसमें 2 बार ऑप्शन ये क्या है, सेम ही है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही इसमें ऑप्शन करेक्ट है इसका। क्वालिटी ऑफ अ प्रोफेशनल नर्स एक्सेप्ट, प्रोफेशनल नर्स में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक्सेप्ट किन चीज के अलावा? ऑब्जर्वेशन, एज अ नर्स आपको गुड ऑब्जर्वर होना चाहिए, पेशेंट की कंडीशन को आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए कि जो इमरजेंसी की कंडीशन है उसको कैसे शेड्यूल करना है, पेशेंट की कंडीशन में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, पेशेंट कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, पेशेंट के फेशियल जो भी एक्सप्रेशन है उसको ऑब्जर्व करना आना चाहिए, गुड डिसीजन मेकर क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करते हुए एज अ नर्स आपको कैसा गुड डिसीजन मेकर होना चाहिए, टॉकेटिव ज्यादा बात करने वाली नर्सेस होनी चाहिए क्या, या फिर डिवोटेड अपने काम को लेकर डिवोटेड और सिंसियर भी होना चाहिए। तो इनमें से ऐसा कौन सा क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल नर्स, ऐसा प्रोफेशनल नर्स आपके अंदर होना चाहिए? सो टॉकेटिव मीन्स ज्यादा बात नर्स को नहीं करनी चाहिए, इंस्टीड ऑफ उनको क्या करना चाहिए, पेशेंट की कंडीशन को अच्छे से सुनना चाहिए जो भी उनके केयर गिवर बोल रहे हैं, या फिर जो पेशेंट जो है अपनी हेल्थ के बारे में बता रहा है। तो एज अ नर्स आपको ज्यादा ना बोलते हुए जितना हो सके आप उसको सुनने की कोशिश करिए, सो दैट जो भी बेस्ट पॉसिबल जो मेथड होगा आप उसको अडॉप्ट कर पाएंगे। टॉकिवनेस इज नॉट अ प्रोफेशनल क्वालिटी, ज्यादा बातचीत करना ये एक प्रोफेशनल क्वालिटी नहीं होती है। लिसनिंग एंड द ऑब्जर्वेशन आर प्रेफर्ड, अगर आप एज अ प्रोफेशनल नर्स काम कर रहे हैं तो आपको सुनना अच्छे से आना चाहिए और चीजों को सिचुएशन को ऑब्जर्व आपको अच्छे से करना आना चाहिए। नेक्स्ट वन इज द फॉलोइंग इज द रिकॉर्ड टू बी प्रिपेयर्ड इन द हॉस्पिटल, ऐसे कौन से रिकॉर्ड है जो हॉस्पिटल में प्रिपेयर किए जाते हैं? तो ओपीडी रजिस्टर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के लिए ओपीडी रजिस्टर होता है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट के लिए आईपीडी रजिस्टर होता है, स्टैक रजिस्टर जो भी कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में जो डेटा को हम कलेक्ट करके रखते हैं वो स्टैक रजिस्टर के अंदर आता है, और द ऑल ऑफ दो या फिर इनमें से सारे। तो क्या होगा, ऑल ऑफ दो, सारी ही चीजें सारे ही डॉक्यूमेंटेशन हॉस्पिटल सेटिंग में परफॉर्म किए जाते हैं। ऑल दिस रिकॉर्ड हैव इन द मेंटेन पेशेंट हिस्ट्री एंड द हॉस्पिटल डाटा, ये सारे ही रिकॉर्ड क्या करते हैं, मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं पेशेंट की हिस्ट्री को एंड द हॉस्पिटल डेटा को भी। तो दैट्स ऑल अबाउट द नर्सिंग फाउंडेशन एंड द फर्स्ट एड, हमने सारे ही एमसीक्यू को वीडियोस में कवर करा है, 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड करा था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो के थ्रू कुछ भी लर्न करा है तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। थैंक यू क्लास।